फर्ज कीजिए आप दिन भर ऑफिस के काम से थके हारे भूखे प्यासे खाना खाने किसी कैफे पहुंचे। वहां खाने से पहले आपको दिखे लंबी कतारें। क्या आप ये टॉर्चर झेल पाएंगे? मैं तो नहीं झेल पाऊंगी। आईआईटी से पढ़ाई पूरी कर नौकरी पेशा जिंदगी की शुरुआत कर रहे दीपिंदर गोयल के साथ भी एक रोज कुछ ऐसा ही हुआ। बेन एंड कंपनी की कैंटीन में मेन्यू कार्ड की एक झलक पाने के लिए लोगों की रेस लगी थी। दीपिंदर से रहा नहीं गया और उन्होंने उसी मेन्यू कार्ड को सभी के फोन तक पहुंचाने का मन बना लिया और इस तरह नींव पड़ी उस कंपनी की जिसे आज हम ज़ोमैटो के नाम से जानते हैं। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं अश्वमेध, योर स्टोरी हिंदी का खास शो। वो शो जिसमें हम सुनाते हैं कहानियां उन स्टार्टअप्स की जो बन गए यूनिकॉर्न, यानी जिनका वैल्यूएशन हो गया 100 करोड़ डॉलर के पार। तो कहानी शुरू होती है 2005 से। आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहे दीपिंदर का लास्ट ईयर चल रहा था या फाइनल ईयर चल रहा था। एक रोज रात उन्हें पिज्जा खाने की तलब हुई, मगर उस समय किसी भी रेस्टोरेंट की न तो ऑनलाइन वेबसाइट हुआ करती थी और ना ही ऑनलाइन मेन्यू कार्ड। इसलिए आपको ऑर्डर करने के लिए सारी डिटेल फोन करके मैन्युअली देने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। पहले रेस्टोरेंट को फोन करो, मेन्यू पूछो, ऑर्डर बताओ, उसके बाद से अपना एड्रेस नोट कराओ और फिर डिलीवरी बॉय जब पहुंचे तो उसके साथ फोन पे जद्दोजहद में लगे रहो। दीपिंदर को जब पिज्जा खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी तो इरिटेशन हो गई। उनकी जगह कोई और भी होता और उसे भूख लगी हो और खाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े तो किसे इरिटेशन नहीं होगी। बस यहीं से दीपिंदर को मिला उनके पहले एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया। लेकिन दीपिंदर के कोर्स में काफी कम नंबर आ रहे थे। उन्होंने सोचा अगर मैं स्टार्टअप शुरू करता हूं तो पासिंग मार्क्स लाना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने स्टार्टअप का आइडिया वहीं पर ड्रॉप कर दिया। कोर्स पूरा हुआ लेकिन नंबर कुछ खास नहीं आए। अच्छे मार्क्स नहीं होने की वजह से दीपिंदर जहां भी अप्लाई करते वहां से उन्हें कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तभी दीपिंदर को अपना पुराना आइडिया याद आया, आइडिया इंडिया के रेस्टोरेंट को ऑनलाइन लाने का। काम शुरू हुआ, उन्हें 3-4 रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। लेकिन काम करते हुए दीपिंदर को समझ आया कि रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाकर उन्हें ऑनलाइन तो वो ला रहे हैं, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ट्रैफिक आने के लिए लोगों को मालूम भी तो होना चाहिए कि फला रेस्टोरेंट की फला वेबसाइट है। उस समय इंडिया में पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडी जैसे ही ग्लोबल कंपनियों की वेबसाइट्स पर ट्रैफिक आता था, क्योंकि लोग सिर्फ इन्हीं ब्रांड्स को पहचानते ही थे। लेकिन छोटे ब्रांड के साथ ऐसा नहीं था। इस तरह दीपिंदर ने अपना पहला स्टार्टअप वहीं समेट लिया और दोबारा नौकरी की तलाश में लग गए। उन्हें जनवरी 2006 में बेन एंड कंपनी नाम की कंपनी में नौकरी मिली, जो उन्हें उनके फेल ही सही मगर एंटरप्रेन्योरियल स्किल को देखकर मिली थी। लेकिन ये जो आइडिया था वो दीपिंदर के दिमाग में घर कर चुका था। कंपनी में आने के बाद भी उनके दिमाग में वो आइडिया घूम रहा था। 3 महीने बाद ही उन्होंने फूडलेट लॉन्च किया, जिस पर रेस्टोरेंट के मेन्यू देखकर वहीं से आप सीधे ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन उनके सामने फिर वही परेशानी खड़ी रही। साइट थी तो बड़े काम की, मगर उसकी जानकारी हो तब तो वहां पर ट्रैफिक आए। 9 महीनों के बाद भी दीपिंदर उस वेबसाइट पर महज 52 रेस्टोरेंट को ही जोड़ सके थे। उन्हें लगा कि अगर साइट थोड़ी बहुत भी पॉपुलर हुई तो बाकी रेस्टोरेंट अपने आप अपना मेन्यू स्कैन करके वहां अपलोड कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक बार फिर दीपिंदर ने अपना फूडलेट बंद कर दिया। एक एंटरप्रेन्योर बड़ा जिद्दी होता है, या यूं कहें कि उसे जिद्दी होना चाहिए। दीपिंदर भी उनमें से ही एक थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस आइडिया को कुछ भी हो जाए, इसे चलाना है तो चलाना है। एक दिन उन्होंने देखा कि ऑफिस में लंच टाइम के दौरान लोग मेन्यू कार्ड भर देखने के लिए लंबी कतारों में लगे पड़े हैं। एक नहीं, 2 नहीं, सभी कैफे के बाहर यही हाल था। दीपिंदर को फिर कुछ सूझा। उन्होंने सोचा दिल्ली में ना सही, ऑफिस के कैफे के अंदर तो अपने वेबसाइट को लॉन्च किया ही जा सकता है। कॉलेज के दिनों में उपजे एक ऊटपटांग से आइडिया को ऑफिस की कैंटीन ने दीपिंदर के लिए एकदम से बड़ा सेंसिबल बना दिया और वहां से शुरुआत हुई मोबाइल मेन्यू साइट की, फूडलेट की। फिर क्या था, कैंटीन में भीड़ घटती गई और उनकी वेबसाइट पर भीड़ बढ़ती गई। कैफे वालों से जब तगड़ा रिस्पांस मिला तो दीपिंदर का कॉन्फिडेंस जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से इसे दिल्ली में ले जाया जाए और दोबारा कोशिश की जाए। काम शुरू किया गया, मगर एक लोचा हो गया। उन्होंने फूडलेट का डोमेन .com रखने की बजाय .in चुन लिया। इससे हुआ ये कि साइट की विजिबिलिटी का स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया, जिससे बहुत जायज था कि उनकी साइट पर लिमिटेड ट्रैफिक ही आना था। खैर, उन्होंने टेक्निकल लोचे को इग्नोर करते हुए ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया।
दीपिंदर अपनी पत्नी के साथ मिलकर दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट में जाकर उनका मेन्यू फूडलेट पर अपलोड करना शुरू कर रहे थे, लेकिन फिर भी बात कुछ खास बनी नहीं। जिस हिसाब से उनका मेहनत पसीना उस काम में लग रहा था, वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा सब करके देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही। उन्हें लगा कि कहीं नाम में तो कोई खोट नहीं है। फिर दीपिंदर पहुंचे एक पंडित के पास। उन्होंने अपनी दुविधा रखी और फिर सलाह मशवरे के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि नाम बदला जाएगा और नाम बदल कर रखा गया फूडी बे। लेकिन टेक्निकल लोचा अब भी साइट को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। दीपिंदर की लड़ाई अब पूरी तरह ट्रैफिक लाने की हो चुकी थी। इसी दौरान दीपिंदर की मुलाकात हुई अपने होने वाले को फाउंडर से, यानी पंकज चड्ढा से। पंकज भी IIT दिल्ली से पास आउट थे और उसी कंपनी में काम करते थे। पंकज दीपिंदर की जद्दोजहद से वाकिफ थे। एक दिन उन्होंने कुछ ट्रिक चलाई और एक ही घंटे में फूडी बे के विजिटर्स 3 गुने हो गए। दरअसल पंकज ने अपनी गूगल टॉक्स का स्टेटस बदलकर गो चेकआउट foodiebay.com कर दिया और यही ट्रैफिक बढ़ने का रीजन बना। दीपिंदर को लगा कि अगर पंकज उनके साथ आ जाएं तो क्या ही बात हो। 10 जुलाई 2008 को दीपिंदर ने पंकज को फूडी बे का को-फाउंडर बनने का प्रपोजल दिया और वो मान भी गए। हालांकि तब तक इंडिया में फूड वेबसाइट्स की बाढ़ आनी शुरू हो चुकी थी। बेंगलोर में हंग्री बैंगलोर, मुंबई में बर्ग, पुणे में टेस्टी खाना जैसे साइट पहले से ही धूम मचा रही थी। मगर दीपिंदर के लिए राहत की सिर्फ इतनी सी बात थी कि ये तीनों ही वेबसाइट अलग अलग शहरों में थी। मुश्किल तो तब बढ़ी जब दिल्ली में ही 3 और फूड प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गए। इसलिए दीपिंदर और पंकज के पास जी तोड़ मेहनत करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। जैसे ही इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ा, वैसे ही इन्हें न्यूज कवरेज मिलने लगी। इस कवरेज से फूडी बे को गजब का फायदा हुआ। उन्हें चाहिए भी यही था, लोग जाने उनके बारे में। जैसे ही अलग अलग चैनलों पर फूडी बे की बात होने लगी, प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट की जैसे बाढ़ सी लग गई। लगभग सभी रेस्टोरेंट ने फूडी बे पर अपने मेन्यू कार्ड अपलोड करने शुरू कर दिए। ये फूडी बे के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, या यूं कहें कि गेम चेंजर वाकया था। 2008 के आखिर तक आते आते फूडी बे पर 1400 से ज्यादा रेस्टोरेंट रजिस्टर हो चुके थे और ये सिर्फ दिल्ली NCR के आंकड़े हैं। 2009 में फाउंडर्स फूडी बे को मुंबई और कोलकाता ले गए, कई नई फीचर्स जोड़े। बढ़ते बिजनेस के साथ दीपिंदर और पंकज के लिए 2 जगह काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। दोनों ने सोचा कि अगर फूडी बे को ग्रो कराना है तो पूरा फोकस उसे ही देना होगा। दोनों ने नवंबर 2009 में अपनी नौकरी छोड़ दी। बिजनेस शुरू करने से ज्यादा जरूरी होता है उसे बढ़ाना। दीपिंदर और पंकज के सामने अब अगला टारगेट था बिजनेस को बढ़ाने का, कॉम्पिटिटर्स के सामने टिके रहने का। दीपिंदर फूडी बे के साथ बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जरूरत थी फंड की, ढेरों फंड की। 2009 में दोनों ने ऐलान किया कि वो अपनी कंपनी के लिए $1 मिलियन का फंड जुटाएंगे। मई 2010 की बात है। दीपिंदर के पास संजीव नाम से एक मेल आया। उन्हें लगा कि किसी सेल्समैन का होगा और उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो मेल वैसा का वैसा ही उनके इनबॉक्स में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद उन्होंने जब मेल को खोला तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो इतने दिनों से घर आए पैसों को लात मार रहे थे। वह मेल किसी और का नहीं बल्कि इन्फोएज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी का था। इन्फोएज उस समय की इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक थी। मजे की बात तो ये थी कि संजीव खुद फूडी बे के बड़े रेगुलर यूजर थे। उसके बिजनेस से इंप्रेस होकर ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल भेजा था। दीपिंदर को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने झटपट संजीव के साथ मीटिंग करके डील फाइनल भी कर ली। नवंबर 2010 में संजीव से फूडी बे को $1 मिलियन के साथ पहली फंडिंग मिली। संजीव ने कंपनी इन्फोएज के जरिए 2 अलग अलग राउंड में $3.3 मिलियन का निवेश किया। अगले राउंड में सिकोया के साथ मिलकर और $35 मिलियन का निवेश ले आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक और नई परेशानी सामने खड़ी हो गई। दरअसल फूडी बे के आखिरी 4 लेटर एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ईबे से मेल खाते थे। एक दिन ईबे की नजर पड़ी फूडी बे पर। ईबे ने फूडी बे को इस बारे में लीगल नोटिस भेज दिया। हालांकि इन्फोएज के फाउंडर संजीव ने पहले से ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था। नोटिस मिलने से पहले ही कंपनी नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। नया नाम लॉन्च करने से 5 दिन पहले ही फूडी बे को लीगल नोटिस आया। इसलिए नोटिस पर जवाब देने की बजाय नाम बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया। फिर 2010 में फूडी बे का नाम बदल कर दिया गया जोमैटो। नाम बदलते ही जोमैटो के दिन भी बदल गए। अब बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग शुरू हुई। दीपिंदर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें लगा ऑनलाइन ऑर्डर या फिर टेबल रिजर्वेशन जैसे बिजनेस में आना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। उस समय उनके पास 2 विकल्प थे, या तो इंडिया में रहकर दूसरे बिजनेस में कदम रखा जाए या फिर इसी बिजनेस को दूसरे देशों में ले जाया जाए। दीपिंदर ने दूसरे विकल्प को चुना। जोमैटो 2012-13 में टर्की, ब्राजील, न्यूजीलैंड, यूएई, फिलीपींस, कतर, श्रीलंका जैसे देशों में अपना बिजनेस ले गई। 2014 में मेन्यू मेनिया को खरीदकर अपना पहला अधिग्रहण किया।
उसके बाद न्यूजीलैंड, इटली, पोलैंड में भी कई फूड टेक प्लेटफॉर्म्स को खरीदा। 2019 तक जोमेटो 24 देशों में मौजूद हो चुकी थी। इधर इन्फोएज और सिकोया से फंडिंग मिलने के बाद कंपनी को वीवाई कैपिटल, टेमासेक जैसे इन्वेस्टर्स से भी तगड़ी फंडिंग मिली। 2008 से लेकर 2017 तक कंपनी ने कई बड़े बड़े निवेशकों से लगभग $224 मिलियन का फंड जुटा लिया था। इसके बाद आया साल 2018। ये साल जोमेटो के लिए बड़े उतार चढ़ाव भरे सरप्राइजेस लेकर आया। कंपनी को एंड फाइनेंशियल की तरफ से फरवरी में $150 मिलियन की फंडिंग मिली। अगले ही महीने एंड फाइनेंशियल ने एक बार फिर $150 मिलियन का जोमेटो को फंड दिया। इसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन हो गया $1.3 अरब के पार, यानी कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। जोमेटो ने 12 साल के बिजनेस में अब तक 15 देसी और विदेशी कंपनियों को खरीदा है। इनमें उबर ईट्स, ग्रोसरी वेंचर ब्लिंकिट, ड्रोन स्टार्टअप टेक ईगल, फिट्सो, नेक्स्टेबल जैसे नाम शामिल हैं। फूडलेट से जोमेटो बनने तक का सफर कंपनी के लिए खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस से भरा रहा है। कंपनी के सामने आज की तारीख में अब भी कई ऐसे बड़े पत्थर पड़े हैं जिनसे उसे निपटना है। जोमेटो अभी कमीशन बेस्ड बिजनेस मॉडल पर काम करती है, यानी कि आप जोमेटो पर जिस भी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं उस रेस्टोरेंट को कुछ फीसदी कमीशन के नाम पर जोमेटो को देना होता है। हाल के दिनों में जोमेटो का रेवेन्यू का मुख्य जरिया वैसे तो एड स्पेस हो गया है, लेकिन कमीशन को लेकर लड़ाई बनी हुई है। डिलीवरी पार्टनर्स की शॉर्टेज, बड़े बड़े ब्रांड्स का जोमेटो से अलग होकर खुद अपना प्लेटफॉर्म बनाने की खबरें, गलत कारोबारी आदतों का आरोप, सीसीआई की जांच, एनआरएआई के आरोप जैसी चीजों से कंपनी अभी जूझ रही है। इस बीच दीपिंदर 2020 में जोमेटो को पब्लिक ले गए, यानी शेयर मार्केट में लिस्ट कराया, और ये शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। मगर आज शेयरों को लेकर भी इसकी स्थिति नेगेटिव बनी हुई है। मौजूदा इन्वेस्टर्स कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं। यूनिकॉर्न बन चुकी जोमेटो के सामने इस वक्त भी ढेरों चुनौतियां पड़ी हुई हैं, लेकिन ये तो वक्त के साथ ही मालूम पड़ेगा कि दीपिंदर उनसे कैसे निपटते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ओला के बारे में। कहां से आया ओला को शुरू करने का आइडिया, ओला कैसे बनी एक यूनिकॉर्न कंपनी, और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए आप हमें फॉलो करें, हमें हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।